हाँ बच्चों, आप सबका फिर स्वागत है। अब हम लोग कक्षा 11 में इकाई 2 की बात करेंगे, शुद्ध गतिकी। अब हम लोग गति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गति क्या होती है। सबसे पहला हमारा हेडिंग है गति, मोशन। तो गति किसे कहते हैं, इसको समझेंगे। हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे सरलतापूर्वक कि गति क्या है। कैसे आप डिफाइन करेंगे कि कोई वस्तु गति कर रही है या विराम अवस्था में है। इसे डिफाइन करने के लिए आपको समझना होगा कि गति है क्या। तो यहाँ पे आप देखेंगे बोर्ड पे एक कार है मेरे पास और ये 9 बज रहा है। 9 बजे कार यहाँ पे है, सुबह के 9 बज रहे हैं। 9 AM पे कार यहाँ पे खड़ी है। टाइम बीता और 9:10 पे ये कार यहाँ आ गई। 9:10 पे ये कार यहाँ पे पहुंच गई। अब हम बड़े आसानी के साथ अपने शब्दों में कह सकते हैं, यदि कोई वस्तु, डिफिनीशन गौर कीजिएगा, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह गति की अवस्था में यानी गतिमान कहलाती है। वो गति कर रही है। और अगर समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रही है तो वो विराम अवस्था में है, रेस्ट पोजीशन। तो गति क्या है? अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है तो वो गतिमान है, और अगर समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा है तो वो गतिमान नहीं है। जैसा आपने कार को देखा, 9 बजे यहाँ थी, 9:10 पे यहाँ पहुँच गई। समय बीता और उसकी स्थिति में, पोजीशन में चेंज हुआ, यही गति है, यही गतिमान है यानी कार। और अगर इसके पोजीशन में चेंज नहीं होता तो ये रेस्ट, विराम अवस्था में होती। अब देखिए यहाँ पे गति के बारे में हमको पढ़ना है। गति 3 प्रकार की, कोई वस्तु 3 प्रकार की गति करती है। लेकिन यहाँ पे हमको जो पढ़ना है वो स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब है सरल रेखा में गति। तो गति, कोई वस्तुएं 3 प्रकार की, गति 3 प्रकार की होती हैं। एक नंबर, एक विमीय गति। सबसे पहले हम एक विमीय गति की बात करेंगे। उसके पहले हम आपको बता दें कि 3 अक्ष जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, x, y, और तीसरा आपका जो होता है वो होता है z। z ऐसे होगा। ये तीनों अक्ष जो होते हैं परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी ये कोण जो बनेगा वो 90 अंश का बनेगा। y और ये z है, z के बीच में जो कोण बनेगा वो भी 90 अंश। z और x के बीच का भी कोण 90 अंश। लेकिन इसको चित्र में, चूंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है तो 3D फिगर हम नहीं बना सकते हैं, इसलिए इसको हम चित्र में बोर्ड पे ऐसे बनाएंगे। ये आपका z हो गया। अब देखिए 1 डायमेंशनल मोशन आप किसे कहेंगे? एक विमीय गति। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसको हम 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे पटरियों पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी 1 डायमेंशनल मोशन करती है। रोड पे चलते हुए वाहन 1 डायमेंशनल मोशन करते हैं, क्योंकि एक ही अक्ष के पड़ता जाते हैं, गति करते हैं। तो जब कोई वस्तु एक ही, आप चित्र में देखेंगे ये रेल, मान लीजिए कि ये रेल की पटरी है, अब इस पर ट्रेन दौड़ रही है, ऐसे जा रही है, तो ये क्या है? केवल एक ही अक्ष के पड़ता, चाहे x के मान लीजिए चाहे y के, कि ट्रेन ऐसे ऐसे चलती है, ट्रेन ऐसे सीधे चलती है, ठीक है ना। तो ये 1 डायमेंशन मोशन की बात हो गई, एक विमीय गति की बात हो गई। तो 1 डायमेंशन मोशन आप किसे कहेंगे? यदि कोई वस्तु x, y या z में से किसी एक निर्देशांक के, मतलब परिता, यानी चाहे x अक्ष के परिता, चाहे y के, चाहे z के परिता सीधी रेखा में गति करता है तो ऐसी गति को एक विमीय गति कहते हैं।
ये गति सीधी रेखा में होगी। और जैसे सीधी पटरियों पर दौड़ती रेलगाड़ी ऊपर की ओर उछाली गई गेंद अथवा एक आनत समतल पर चढ़ता व्यक्ति, आनत समतल का मतलब तिरछे समतल पर चढ़ता व्यक्ति, ऐसे तिरछा समतल है, आनत समतल का मतलब ऐसे इस पे कोई आदमी जा रहा है तो भी एक सीधी रेखा में जाएगा। अब वन डायमेंशन मोशन के बाद में दूसरा नंबर आपका आता है 2 नंबर द्विविमीय गति। द्विविमीय गति का मतलब 2 डायमेंशन मोशन। तो द्विविमीय गति किसे कहेंगे? द्विविमीय गति क्या है? तो यदि किसी वस्तु की गति का निरूपण x, y एवं z निर्देशांकों में से किन्हीं 2 निर्देशांकों के बीच समय के साथ होता है तो इसे द्विविमीय गति कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे प्रक्षेप गति और वृत्तीय गति। तो देखिए इधर ये जो अगर कोई वस्तु इस तरीके से गति कर रही है कि x, y और z निर्देशांकों में से किन्हीं 2 निर्देशांकों के पलटा समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसको हम द्विविमीय गति कहते हैं। अब द्विविमीय गति का उदाहरण आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो यहाँ से ऐसे गेंद को, ये गेंद है, ये क्या है, गेंद है। अब गेंद को ऐसे थ्रो करता है, गेंद आकर के यहाँ गिरती है, यहाँ पे गेंद पहुंची, ये गेंद के आने का पथ है। अब देखिए इसको आप कहेंगे x अक्ष, ये x अक्ष हो गया और ये क्या है, y अक्ष है। अब इस x अक्ष को हम कहते हैं क्षैतिज, इसको हम क्या कहेंगे, क्षैतिज। और इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर। तो यहाँ पे आप देखेंगे बड़ी आसानी के साथ कह सकते हैं कि ये गेंद y अक्ष की दिशा में भी जाती है और x अक्ष की दिशा में चलती है। और देखते हैं आप, पहले देखिए x y दोनों दिशा में चल रही है, फिर देखिए x यानी y दिशा में बढ़ रही है, फिर क्या होता है, y के ऋणात्मक दिशा में यानी नीचे की ओर फिर आती है। x अक्ष की तरफ भी चल रही है यानी क्षैतिज भी चल रही है और ऊर्ध्वाधर भी चल रही है। तो ये 2 डायमेंशन मोशन है, द्विविमीय गति। इसके बारे में आप पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये 2 अक्षों के पलटा यानी y की तरफ भी, ऊर्ध्वाधर की तरफ भी जा रहा है और क्षैतिज भी। जैसे फुटबॉल का खिलाड़ी जब फुटबॉल की गेंद को ऐसे किक करता है पैर से, तो गेंद की जो आकृति होती है जाने की, मान लीजिए यहाँ बॉल है तो ऐसे होकर के ऐसे जाती है, इस तरीके का पथ बनता है, ऐसे तिरछा पथ बनता है। ये ऐसे आप समझ सकते हैं, यूं यहाँ से गया ऐसे करके ऐसे आया। तो ये देखिए ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों दिशाओं में, इसलिए इसको 2 डायमेंशन मोशन कहते हैं। एक उदाहरण इसका और है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का मतलब सर्कुलर मोशन। ये अब ये आपका क्या है, x है और ये क्या है आपका, इधर क्या है, ये आपका क्या है, y है। ये y है, कोई वस्तु ऐसे ऐसे गति कर रही है तो ये ऊर्ध्वाधर भी जा रही है और क्षैतिज भी 2 अक्षों के पलटा गति कर रही है, x और y 2 अक्षों के पलटा। भाई चूंकि ऐसे अगर आप मानते हैं, ये आपका y हो गया और ये आपका क्या होगा, x। तो ऐसे ऐसे वृत्तीय गति हो रही है, वृत्ताकार पथ, वृत्त आप समझ ही रहे हैं। तो ये देखिए क्षैतिज में भी चल रहा है, ऊर्ध्वाधर में भी चल रहा है। प्रक्षेप गति क्या है कि ऐसे जाएगा, यहाँ से यहाँ गिरेगा, y की तरफ भी चला है। और तीसरा नंबर आपका जो गति है, तीसरे वाले गति को हम कहते हैं 3 डायमेंशन मोशन, त्रिविमीय गति। तीसरा है त्रिविमीय गति। तो त्रिविमीय गति किसे कहते हैं? त्रिविमीय गति क्या होता है, तो जब कोई वस्तु x, y और z में से तीनों के पलटा गति करती है तो उसको हम 3 डायमेंशन मोशन कहते हैं। जैसे किसी पात्र में भरे गैस के अणु, जैसे मान लीजिए कोई डिब्बा है, ये डिब्बा है, अब इसमें गैस के अणु बड़े हैं तो वो इधर उधर जिग जैग ऊपर नीचे कुल दिशा में गति करेंगे, यानी हर दिशा में गति करेंगे। तो वो 3 डायमेंशन मोशन का उदाहरण है। क्या 3 डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल आप देंगे, यदि किसी गतिशील वस्तु की गति की व्याख्या करने के लिए x, y, z तीनों निर्देशांकों की एक साथ आवश्यकता पड़े तो ऐसी गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे किसी पात्र में बंद गैस के अणुओं की गति, जैसे किसी पात्र में बंद गैस के अणुओं की गति। अब इसके बाद में ये तो आपको हमने बताया 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन और 3 डायमेंशन मोशन। अब हम आगे चर्चा करेंगे
दूरी के बारे में। आगे हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? दूरी के बारे में चर्चा करेंगे। और दूरी के बाद में हम विस्थापन के बारे में चर्चा करेंगे, फिर चाल के बारे में चर्चा करेंगे और फिर वेग के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए इधर दूरी, इसकी अंग्रेजी होती है डिस्टेंस। तो दूरी क्या है आप जान लीजिए पहले कि दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। या आप ऐसे समझ लीजिए दूरी, तो दूरी का आप परिभाषा, वैसे हम परिभाषा आपको बता रहे हैं बहुत सरल भाषा में, आप दूरी की परिभाषा सुनेंगे। दूरी क्या है? किसी भी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। मान लीजिए कि मोहन, ये मोहन है और ये मोहन का क्या है? घर है। अब ये घर से अपने मोहन चले और यहाँ पे मोहन का क्या है? विद्यालय है। अब मोहन अपने घर से चलते हैं और ये बनी हुई है, ऐसे जा करके, ऐसे घूम करके, ऐसे फिर जा करके, मुड़ करके, ये क्या है? सड़क है। ये सड़क बनी हुई है रोड। अब मोहन के घर से जो विद्यालय की ये दूरी है 3 किलोमीटर है। अब हमने आपसे कहा कि मोहन ने अपने घर से विद्यालय के 3 किलोमीटर की दूरी तय की। मोहन ने अपने घर से विद्यालय की 3 किलोमीटर की दूरी तय की। तो यहाँ पे ना दिशा की तो कोई बात है नहीं। ये जो मोहन है, मोहन अपने घर से कहाँ पहुँच गए? विद्यालय। और कितनी दूरी तय की? 3 किलोमीटर की। तो ये क्या है? दूरी है। हमने आपको परिभाषा में बताया है किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। और ये दूरी आपकी जो है वो अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है। आगे हम सदिश अदिश की भी बात करेंगे। अब विस्थापन क्या होता है? दूरी के बाद में दूरी की परिभाषा आपको समझ में आ गई, तो अब हम विस्थापन की बात करेंगे। विस्थापन क्या है? विस्थापन को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन, तो विस्थापन किसे कहेंगे आप? एक आदमी है, ये ए से चला, बी पे पहुंचा, बी से चला, सी पे पहुंचा। ये इसकी प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु। और ये इसका है अंतिम बिंदु। ये इसका क्या है? अंतिम बिंदु है। तो विस्थापन को कैसे परिभाषित करते हैं? किसी भी व्यक्ति के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम का मतलब कम से कम, यानी अगर ये अगर मान लीजिए कि यहाँ से राजू चलता है, तो राजू ए से बी पे आएगा, बी से सी पे आएगा, ये दूरी ज़्यादा है। अगर राजू की ए से सी पे दूरी निकालेंगे तो ये दूरी क्या हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी। यानी इसमें ए सी क्या है? विस्थापन है राजू का। तो विस्थापन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी को विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये थी दूरी और विस्थापन की बात।
अब हम आगे बात करेंगे एक समान एवं असमान गति, एक समान एवं असमान गति। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति एवं असमान गति। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति और असमान गति। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम एक चित्र ड्रा करेंगे। यहाँ पे क्या है, एक कार है और यहां से यहां तक की दूरी है 20 मीटर। यहां पे क्या है 40 मीटर। इधर आगे क्या है, ये 20 मीटर ये है, 20 मीटर ये भी है। यानी इसको ऐसे करते जाएं, ऐसे ना लिखें। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे क्या हुआ 20 मीटर। यहाँ पे क्या है 40 मीटर। यहाँ पे क्या है 60 मीटर और यहाँ पे क्या है अंतिम में 80 मीटर। ठीक है ना। अब देखिए ये कार क्या है 2 सेकंड, पहले 2 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है। फिर क्या है 2 सेकंड आगे फिर 20 मीटर की दूरी तय करता है। फिर 2 सेकंड 20 मीटर की दूरी तय करता है। फिर 2 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है। देखिए इस कार को यहाँ से ए, ये बिंदु ए है, ए से बी तक जाने में 2 सेकंड लगता है। ए से बी तक जाने में, ये बिंदु बी है, ये पॉइंट जो है ये बी है। ए से बी तक कार को जाने में 2 सेकंड लगता है। बी से फिर सी पे जाता है तो भी 2 सेकंड लगता है। सी से फिर डी पे जाता है तो भी 2 सेकंड लगता है और बी से ई पे पहुंचता है तो भी 2 सेकंड लगता है। ये देखिए ए से बी के बीच की दूरी 20 मीटर, बी से सी के बीच की दूरी 20 मीटर, सी से डी के बीच की दूरी 20 मीटर, डी से ई के बीच की दूरी 20 मीटर। यानी यदि कोई, अब इसी से हम परिभाषा निकालेंगे, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। एक समान यूनिफॉर्म मोशन क्या है, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। जैसे अगर पहले 5 मिनट में 1 किलोमीटर तो दूसरे भी 5 मिनट में 1 ही किलोमीटर की दूरी तय करे, समान समय में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति कहते हैं। अब इसके जस्ट अपोजिट असमान गति की, अगर कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय नहीं करती है तो उसकी गति को असमान गति कहेंगे। असमान गति के लिए हम यहाँ पे आपको समझाया देते हैं कि असमान गति के लिए चित्र आप कैसे बना करके कैसे आप समझेंगे। ये तो समान गति की, अब असमान गति की देखिए इधर असमान गति के लिए ये आपका पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ये आपकी दूरी है 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे 0 मीटर था, यहाँ 20 मीटर हुआ, यहाँ क्या है 40 मीटर, यहाँ क्या हुआ 60 मीटर और यहाँ क्या है 80 मीटर। अब देखिए यहाँ से इसको यहाँ तक पहुँचने में जो समय लग रहा है वो 2 सेकंड लग रहा है। इधर इसको समय लग जा रहा है 3 सेकंड लग रहा है। देखिए पहले 2 सेकंड में 20 मीटर की दूरी, दूसरे 2 सेकंड में 3 सेकंड में 20 मीटर की दूरी, फिर देखिए 4 सेकंड लग जा रहा है यहाँ पे। मान लीजिए सी से
ए से बी पहुंचा, कितनी दूरी तय की 20 मीटर की, समय कितना लगा 2 सेकंड। बी से सी पे पहुंचा, दूरी कितनी तय की 20 मीटर, समय कितना लगा 3 सेकंड। फिर देखिए सी से डी पे पहुंचा, दूरी कितनी तय की 20 मीटर, समय कितना लगा 4 सेकंड। तो ये आपका है असमान गति। असमान गति का मतलब यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय नहीं करता है तो उसको हम उस वस्तु की गति को हम असमान गति कहते हैं। अब आगे चाल की बात हम करेंगे। चाल चाल स्पीड। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। चाल की परिभाषा हम देंगे किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और उस दूरी को तय करने में जो समय लगता है उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या होगा मीटर प्रति सेकंड। चाल के बाद में बात आती है वेग की। वेग, चाल के बाद में किसकी बात आती है वेग की, वेलोसिटी। तो अब वेग क्या होता है विस्थापन बटे समय अंतराल या समय। विस्थापन परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। यह आपकी चाल की दूरी बटे समय। वेग आपका क्या है विस्थापन बटे समय। विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है मीटर होता है और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड होता है। तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज यहीं तक, धन्यवाद।